वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के जो नवीनतम मॉडल पेपर होगा आपका, और एक प्रकार से उसको सॉल्व भी करवाऊंगा मैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को हमने रखा है और उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आपको विस्तार से हर एक पॉइंट्स के बारे में जानने को मिलेगा और कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आएंगे उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। लिखित वाला मॉडल पेपर भी मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें है। और आपको बता दूं एक बात और कि हिंदी साहित्य का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो अगर जिन छात्रों को विस्तार से पढ़ना है तो वो कोर्स हमारा ले सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, हर एक चीज़ की पीडीएफ वगैरह मिलेगी, या यहाँ तक कि जो ये एक प्रकार से जो अभी मैं लगभग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को दिखाऊंगा इसके भी पीडीएफ वगैरह आपको उसी कोर्स में मिलेंगी। तो आप हिंदी साहित्य का कोर्स लेंगे तो उसमें चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स और मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स सब आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे हिंदी साहित्य के। आपको बता दूं कि उसमें जो क्लासेस हो रही हैं, अगर यहाँ पर ही तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, आज हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री में हो रही। बाकी हिंदी का ये भी क्लास हिंदी की हो चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा बता दूं कि 11 चैप्टर तक मैंने पढ़ा दिया, हिंदी डायरी पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, तो जिनको कोर्स लेना वो कोर्स ले सकते हैं। और कितने रुपए का कोर्स है, तो मात्र मैं आपको बता दूं कि मात्र 100 रुपये का कोर्स है। 100 रुपये में पूरा लगभग जितना आपका चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर हैं, आप सभी को पता होगा। हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आपको देखना, हिंदी कहानी का उद्भव विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, हिंदी नाटक का उद्भव विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव विकास और अन्य गद्य विधाएं जो उनका उद्भव विकास आपने उसमें, जैसे कि कहानी, नाटक, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, जीवनी हो गया, उपन्यास, एकांकी, निबंध, संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, व्यंग, इन सभी के बारे में आपको चर्चा करें तो लगभग डायरी तक मैंने चर्चा कर लिया है। ठीक है, कुछ ही बचे 3-4। बाकी हिंदी उपन्यास में आपको पढ़ना है झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का। हिंदी कहानियों में आपको पंच परमेश्वर कहानी, पाजेब कहानी, गैंग्रीन, पर्दा, तीसरी कसम, पिता, ये कहानी आपको लगभग 6 कहानी पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा नाटक में आपको पता होगा ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद का पढ़ना, एकांकी में दीपदान एकांकी और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी आपको पढ़नी है। तो ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें आपको पढ़नी है। हिंदी निबंधों में भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है, हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्रा। इसके अलावा आपको अन्य गद्य विधाओं में रेखा चित्र पढ़ना है, जो है गिल्लू रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। 30 बरस का साथी संस्मरण आपको पढ़ना है, रामविलास शर्मा का है। जीवनी अंश में आपका कलम का सिपाही पढ़ना है, आपको अमृत राय द्वारा रचित है। रिपोर्टाज में आपको ऋण जल धन जल पढ़ना है, फणीश्वरनाथ रेणु का है। इसके अलावा व्यंग में आपको एक कहानी पढ़नी है, भोला राम का जीव, एक प्रकार से व्यंग है, हरिशंकर परसाई की रचना है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत में मेरी तिब्बत यात्रा राहुल शंकरत्यान ने लिखा, उसको आपको पढ़ना है। डायरी में आपको एक लेखक की डायरी पढ़नी, मुक्तिबोध के द्वारा लिखित है। इसके अलावा इंटरव्यू में मैं इनसे मिला, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पदम सिंह शर्मा कमलेश के द्वारा जो बीच में वार्तालाप हुई उन्हीं के बारे में है। इसके अलावा आत्मकथांश आपको पढ़ना है, जूठन यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो है मात्र और मात्र 100 रुपये में। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए मैं पढ़ाऊंगा, तो मात्र 100 रुपये मैंने प्राइस रखी है। ठीक है, तो जिनको विस्तार से पढ़ना है, विस्तार से हर एक चीज़ पॉइंट को जानना है, तो आप जो है कोर्स ले सकते हैं। 100 रुपये का कोर्स है। कैसे कोर्स को लेना, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको व्हाट्सअप पर एसएमएस करना है कि सर जी हमको बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य का कोर्स चाहिए। आप ऐसा लिख करके सेंड करेंगे उस पर, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पर, इसी नंबर पर। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है और किसी का नंबर नहीं। ये बात ना सोचेगा कि नंबर किसी दूसरे का सर जी देते हैं, नहीं, ये मेरा ही नंबर है। कॉल मत करिएगा, बस व्हाट्सएप पर एसएमएस करिएगा। ठीक है, इस पर आप लिखेंगे कि बीए थर्ड सेमेस्टर का सर जी हमको कोर्स चाहिए, तो मैं आपको क्या करूँगा, एक क्यूआर जो है स्कैनर सेंड करूँगा। उस पर आपको कितने रुपए, मात्र 100 रुपये पे कर देने हैं। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे यानी यूपीआई माध्यम जो भी चलाते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे भी जो भी कुछ आपका चलता है, सबसे उसकी स्कैनर को आप स्कैन कर दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ नहीं चलाते हैं यूपीआई माध्यम, तो आप किसी दूसरे से करवा सकते हो। जैसे कि आपके घर के बगल का कोई चलाता है या एक प्रकार से आपके रिश्तेदार में कोई चलाता है, तो आप या किसी दुकान पर जा करके आप पे करवा सकते हैं। और आपको बताऊं कि मात्र 100 रुपये पे करने हैं और पे करने के बाद में आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
स्क्रीनशॉट जब तक आप मेरे पास नहीं सेंड करोगे तब तक आपको ग्रुप से नहीं ऐड किया जाएगा। तो जैसे स्क्रीनशॉट आप सेंड कर दीजिएगा, इसको सेंड करके स्क्रीनशॉट आप हमारे इसी नंबर पर फोटो में सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट। और जैसे स्क्रीनशॉट आप सेंड करोगे तुरंत आपको क्या मिलेगा, कुछ जो जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी PDF नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगी और उसके बाद में आपको एक ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसी ग्रुप में आपको हिंदी के जो क्लासेस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, लिंक उसमें मैं सेंड करता रहूँगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। बाकी और जो सब्जेक्ट आपके जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और भी सब्जेक्ट, संस्कृत हो गया या एक प्रकार से एजुकेशन होगा, इकोनॉमिक्स हो गया, और भी जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं सारे के सारे सब्जेक्ट की जो भी कुछ नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको उसमें भी आपको मिलते रहेंगे, तो डबल फायदा आपका हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो क्लासेस होंगी बिल्कुल सारी की सारी क्लासेस फ्री में आपकी यूट्यूब पर होंगी अदर सब्जेक्ट्स की। तो आप लोग और भी सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। हिंदी का कोर्स मात्र 100 रुपये में लॉन्च किया है। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो और भी सब्जेक्ट की कोर्स मैं दे सकता हूं, लेकिन आप फ्री में ही पढ़ो, बिल्कुल अभी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ो। हिंदी का कोर्स जिनको लेना तो वो ले सकते हैं 91 61 93 60 62 पर। बाकी सभी सब्जेक्ट के फ्री में बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सभी का मैं दूंगा, ठीक। और आगे भी आपके लिए फ्री में ही सारी क्लासेस उपलब्ध होती रहेंगी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आइए हम लगभग बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप में से जिनको कोर्स लेना है, बहुत एक प्रकार से जो क्लासेस आपको विस्तार से हर एक चीज़ को पढ़ना, तो आप आसानी से ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी गद्य। हिंदी गद्य में आपको पता होगा कि जैसे कुछ विश्वविद्यालय जिनमें पेपर 1 पेपर 2 होता है तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आपका यूनिवर्सिटी में 2 पेपर हो चाहे एक ही पेपर हो, हिंदी गद्य में मैं सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 नहीं बांटा है हमने, सबको एक ही पेपर में पढ़ाने का प्रयास मेरा रहेगा। तो जैसे 2-3 विश्वविद्यालय, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय होगा, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर की हो गई, तो इन सब में क्या है कि 2-2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों पेपर को भी यानी 201, 202 या फिर 202 या 203 जो है उन सभी को इसमें समाहित किया गया। हिंदी गद्य पेपर 1, हिंदी गद्य पेपर 2, तो दोनों इसी में समाहित है, ठीक। तो परेशान नहीं होना है आपको। तो इसी श्रृंखला में आज हम एक प्रकार से पार्ट 1 देखेंगे, इसमें लगभग 100 से अधिक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगला पार्ट 2 आएगा, यानी कि दूसरा मॉडल पेपर, तो पार्ट 2 में, और तीसरा मॉडल पेपर होगा तो पार्ट 3, तो यानी कि लगभग दो मॉडल पेपर और आ सकते हैं इसके बारे बाद में, ठीक। तो आप लोग आसानी से पढ़िएगा। चलिए हम चर्चा करते हैं पहला। तो देखिए शुरुआत का जो पहली इकाई के जो प्रश्न होंगे वो इसमें रखेंगे हम। तो इसी प्रकार से हम चर्चा करते रहेंगे हर एक चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो कि एक प्रकार से प्रीवियस ईयर में या एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको हमने इसमें रखा है। पहला प्रश्न है कि सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित कहानी, उसका नाम है नकली किला, वो किसकी है? कौन सी कहानी भाई? नकली किला जो कहानी है ये किसकी है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बड़ी जबरदस्त कहानी नकली किला, 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई है ये कहानी। कौन सी? नकली किला। अब आप बताओ कि ये कहानी जो है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, या मैथिली शरण गुप्ता जी की है, या वृंदावन लाल वर्मा जी की है, या रामचंद्र शुक्ला जी की है? तो आप सभी को पता होगा ये कहानी किसकी है। ना जयशंकर प्रसाद जी की, ना वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा, ना रामचंद्र शुक्ला जी ने लिखा है। इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्ता जी ने, ठीक है। नकली किला जो कहानी है उसको लिखा है किसने? मैथिली शरण गुप्ता जी ने, ओके। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य हो गया, या इसके अलावा और भी तमाम सारे लेख हो गए। कैकेयी का अनुताप नामक जो है एक कविता बड़ी जबरदस्त है इनकी, यानी कि और जो भी उर्मिला के ऊपर इन्होंने खूब लिखा, यानी जो ऐसी पात्र जो कि कहीं ना कहीं पे लिखे नहीं गए थे, जिनके बारे में अभाव था, जिनके बारे में साहित्यिक चीज़ें नहीं लिखी जा रही थी, उनके बारे में खास करके मैथिली शरण गुप्ता जी ने लिखने का प्रयास किया। द्विवेदी युग के एक प्रकार से लेखक थे मैथिली शरण गुप्ता जी, खास करके कवि थे मुख्य रूप से, लेखक तो इन्होंने लेखन बहुत कम किया, यानी कहानी वगैरह बहुत कम लिखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेखन एक प्रकार से खास करके कवित्व में इनका ज़्यादा एक प्रकार से रहा। द्विवेदी युग के महान एक प्रकार से अगर विभूतियों में देखा जाता है तो इनका नाम आता है, और ये बड़े मित्र थे उनके पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। और 1903 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और उन्हीं ने कहीं ना कहीं पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में, यानी कि उन्हीं के सानिध्य में आकर के मैथिली शरण गुप्ता जी ने उन्हीं से सारी रचनाओं को सीखने का एक प्रकार से ब्यौरा लिया, यानी उन्होंने एक प्रकार से अपना गुरु माना उनको, ठीक है। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्ता जी बड़ा बहुत जबरदस्त लेखक है, मतलब कविक है। अगला प्रश्न है, किस मासिक पत्रिका ने हिंदी में मौलिक कहानियों की परंपरा विकसित करी? बताएं किस मासिक पत्रिका ने? मासिक पत्रिका मतलब होता है जो ऐसी पत्रिका जो महीने महीने प्रकाशित होती है, एक महीना बाद प्रकाशित हुए मासिक पत्रिका। साप्ताहिक पत्रिका एक सप्ताह प्रकाशित हुए, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर बात की दैनिक पत्रिका तो एक दिन में, यानी कि जो डेली प्रकाशित होती है। तो जो मासिक पत्रिका थी
कौन सी ऐसी मासिक पत्रिका थी जिसमें हिंदी की जो मौलिक कहानियां होती, मौलिक माने पर्सनल, यानी कि जो कहानी अगर लेखक लिख रहा है तो किसी की कॉपी करके नकल करके नहीं लिख रहा है, वो मौलिक कहानी यानी खुद की उसकी कहानी, मूल प्रति, ठीक है, यानी कि उसने उसके द्वारा ही लिखी गई। तो इस परंपरा का विकास किस पात्रिका से होता, सरस्वती पात्रिका से या माधुरी पात्रिका से या इंदु पात्रिका से या मतवाला पात्रिका से? तो इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी को पता होगा। कौन सी पात्रिका थी भाई? सरस्वती पात्रिका। सरस्वती पात्रिका का आपको पता होगा 1903 ईस्वी में, जब खास करके बाबू श्याम सुंदर दास, उससे पहले इसके थे 1900 के बाद से 2-3 साल रहे, उसके बाद में फिर कौन आते हैं भाई सरस्वती पात्रिका के संपादन में? 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उन्हीं के नाम पर एक युग पड़ता है द्विवेदी युग, आपको पता होगा काव्य में। तो वो सारी की चीज़ें, तो सरस्वती पात्रिका के संपादन करते समय इन्होंने जो कविताएं संपादित होने के लिए इनके पास जाती थी कि प्रकाशित होने के लिए, उनमें अगर कुछ कमियां रहती थी तो ये उनमें बताते थे, कैसी भाषा का प्रयोग, कैसा लय होना चाहिए, कैसा तुक होना चाहिए, सब कुछ ये बताते थे। ऐसे व्यक्ति थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखेंगे, उसने कहा था कहानी किसने लिखी है? उसने कहा था, आप सभी को पता होगा ये कहानी किसकी है? उसने कहा था, बड़ी जबरदस्त कहानी है। उसने कहा था प्रेमचंद्र ने, जयशंकर प्रसाद ने, विशंबरनाथ कौशिक ने, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। उसने कहा था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विशंबरनाथ शर्मा, इनका उपनाम है कौशिक। किसका? विशंबरनाथ शर्मा जी का उपनाम क्या है? कौशिक। तो विशंबरनाथ शर्मा और इनका उपनाम है कौशिक। इनकी कौन सी कहानी अधिक लोकप्रिय हुई, बताएं? ताई नामक कहानी, या रक्षाबंधन कहानी, या माँ कहानी, या भाई कहानी? तो विशंबरनाथ कौशिक की कौन सी कहानी जो है सबसे अधिक फेमस हुई, सबसे अधिक लोक प्रसिद्ध हुई? तो उस कहानी का क्या नाम है? रक्षाबंधन नामक कहानी इनकी बड़ी फेमस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कानों में कंगना, बताएं कानों में कंगना कहानी किसने लिखी है? बड़ी जबरदस्त कहानी कानों में कंगना, प्रेमचंद्र ने लिखा है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, या विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने लिखा है, या राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखा है? कानों में कंगना, इन सभी के बारे में मैंने आज जब मैं कहानी समझ रहा था, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, तो पूरी कहानियों के बारे में लगभग विस्तार से बताने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास करेंगे। कानों में कंगना, बहुत जबरदस्त कहानी किसने लिखा है भाई? तो लिखा है इसको राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी में दिए है, करेक्ट आंसर होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हिंदी की अमर कहानी उसने कहा था, हिंदी की अमर कहानी उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ? उसने कहा था कहानी अभी भी मैंने बताया किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। अब इसका प्रकाशन किस सन में हुआ था? 1900 ईस्वी में, या 1905 ईस्वी में, या 1910 ईस्वी में, या 1915 ईस्वी में? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, बहुत सही। 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है उसने कहा था, ये कहानी प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रेमचंद की पहली या प्रेमचंद के पहले प्रकाशित होने वाली कहानी कौन सी कहानी थी? पंच परमेश्वर, कफन, पूस की रात, या बड़े भाई? कौन सी कहानी इनकी सबसे पहले प्रकाशित होने वाली कहानी, बताने का प्रयास करेंगे। कफन, पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े भाई? तो कफन कहानी तो सबसे लास्ट की कहानी है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये, ठीक है। कफन कहानी जो है सबसे लास्ट कहानी है, और कफन कहानी को कुछ लोग दलित विरोधी कहानी भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन कफन कहानी एक प्रकार से वास्तविकता से परिचय करवाती है। तो कफन कहानी बताएं। अब इसमें से 3 कहानी बची, बताओ पूस की रात, बड़े भाई, या पंच परमेश्वर? पहले प्रकाशित होने वाली कहानी इनकी कौन सी है प्रेमचंद जी की? तो उस कहानी का नाम क्या है भाई? बिल्कुल पंच परमेश्वर, जो आपके पाठ्यक्रम में कहानी संकलित है। पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी, झुम्मन मियाँ, ये दोनों नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये कहानी जो है खास करके पहली कहानी है प्रकाशित होने वाली किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की। ओके, हिंदी में, ये बात ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? 200, 250, 300 या 350? सभी को पता होगा प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसा कहानीकार कौन सा है
जिस पर मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव नहीं है। देखिए, हिंदी कहानियों में खास करके जिस समय प्रेमचंद जी लिख रहे थे उस समय मार्क्सवाद यानी कि एक प्रकार से जो समाज साम्यवाद का नया चेहरा था वो आ रहा था। समाजवाद का एक प्रकार से वैज्ञानिक विवेचना करने वाले जो कार्ल मार्क्स, आपको पता होगा, कार्ल मार्क्स से एक प्रकार से समाजवाद के प्रणेता और एक प्रकार से आप देखते हैं उनके प्रभाव में पूरा संसार आ गया था। हर एक साहित्य में आप देखेंगे तो मार्क्सवाद का प्रभाव था। तो कौन सा ऐसा कहानीकार है जो कि मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं था? यशपाल जी, नागार्जुन या रांगे राघव या प्रेमचंद जी? बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? निम्नलिखित में से ऐसा कहानीकार कौन सा है जिस पर मार्क्स का प्रभाव नहीं, मतलब मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ा? तो उनका नाम क्या है भाई? प्रेमचंद जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। प्रेमचंद जी पर एक प्रकार से मार्क्स का विचारधारा का प्रभाव नहीं था। ये एक प्रकार से वैसे ही शुरुआत से ही एक प्रकार से दूसरी विचारधारा से प्रेरित थे, ये मार्क्सवाद विचारधारा से नहीं। अगला आप देखेंगे, प्रेमचंद्र पर किस वाद का प्रभाव था? गांधीवाद का, पूंजीवाद का, साम्यवाद का या प्रगतिवाद का? तो प्रेमचंद की अगर बात की जाए तो प्रेमचंद पर खास करके जो प्रभाव था वो गांधीवादी विचारधारा। किसका था? गांधीवादी विचारधारा। चूंकि जब ये इस समय लिख रहे थे उस समय गांधी जी एक प्रकार से कुशल नेतृत्व कर रहे थे और उन गांधी जी के संचालन में बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे थे। ठीक है, तो चूंकि जब प्रेमचंद जी की आपको पता होगा जब इनका लेखन चल रहा था मुख्य रूप से प्रेमचंद जी का, तो उस समय गांधी जी फुल फॉर्म में थे। गांधी जी एक उच्च लीडर के रूप में उभर रहे थे भारतीय, और बिना एक प्रकार से कहते नहीं कि सत्ता में ना रहते हुए भी एक प्रकार से कुछ भी करना होता था तो गांधी जी के बिना परामर्श के नहीं हुआ करता था। तो गांधी जी का प्रभाव था, गांधीवाद का प्रभाव था प्रेमचंद जी पर। ओके, अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? देखिए, नहीं है आपसे पूछ रहा है तो गोदान है, बिल्कुल है, गबन भी इन्हीं का है, कर्मभूमि भी इन्हीं का है, चंद्रकांता संतति जो है ये इनका नहीं है। ठीक, क्लियर? तो उपन्यास कौन सा इनका नहीं है भाई? जो चंद्रकांता संतति है ये इनका उपन्यास नहीं प्रेमचंद जी का। बाकी कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन ये सब इनका है। गोदान जो है सबसे लास्ट उपन्यास है और कफन सबसे लास्ट कहानी है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से गोदान यूपीएससी के सिलेबस में, आईएएस के सिलेबस में भी है। हिंदी साहित्य जो व्यक्ति लेते हैं ऑप्शनल के तौर पर उनको मिलता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? कंकाल जयशंकर प्रसाद का क्या है? कंकाल ही मुझे लग रहा है, चूंकि कंकाल उपन्यास है। बिल्कुल, कंकाल जो है एक उपन्यास है। कंकाल क्या है? उपन्यास। ये और इनका किनका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रेमाश्रम जो है, तपोभूमि, मृगनयनी ये सब इनके नहीं है। अगला आप प्रश्न देखेंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास की रचना किसने की है? प्रेमचंद ने, वृंदावन लाल वर्मा ने, भगवती चरण वर्मा ने या इलाचंद्र जोशी ने? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास की रचना किसने करी है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास जो लिखा है किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से यथार्थवादी उपन्यासकार कौन नहीं है? बताइए, यशपाल, नागार्जुन, रांगे राघव या वृंदावन लाल वर्मा? कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जो यथार्थवादी उपन्यासकार नहीं है? बताने का प्रयास करेंगे। यथार्थवादी उपन्यासकारों में कौन नहीं है भाई? वृंदावन लाल वर्मा जी जो है ये यथार्थवादी उपन्यासकार नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं। बाकी रांगे राघव, नागार्जुन और यशपाल ये यथार्थवादी उपन्यासकार हैं जो एक प्रकार से होता है उसको लिख देते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास कौन सा है? देशद्रोही, सुखदा, चित्रलेखा या मुर्दों का टीला? बताएं, यशपाल का उपन्यास कौन सा इनमें से भाई? यशपाल के उपन्यास की अगर मैं बात करूं इनमें से तो कौन सा उपन्यास है भाई? तो इनका पहला ही उपन्यास यानी देशद्रोही जो उपन्यास है यही है उपन्यास इनका। इसके अलावा झूठा सच भी इनका एक उपन्यास है यशपाल जी का। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है तो देखिए अज्ञे जी तो बिल्कुल है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए जैनेन्द्र, तो ये भी खास करके आप देखेंगे जैनेन्द्र आएंगे कि नहीं आएंगे? बताएं, जैनेन्द्र क्या मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में नाम आता है जैनेन्द्र का या नहीं आता है? बिल्कुल जैनेन्द्र का नाम आता है और इलाचंद्र जोशी का भी नाम आता है। इलाचंद्र जोशी, अज्ञे
और जैनेन्द्र, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। चूंकि इन तीनों व्यक्तियों पर, चाहे अज्ञे की बात करें, चाहे जैनेन्द्र की बात की जाए, चाहे हीराचंद जोशी की, इन पर जो फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड पाश्चात विचारक, उनका एक सिद्धांत था मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव इन तीनों पर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं ये प्रयोगवाद के कवियों में ध्यान नाम आता है इन लोगों का, प्रयोगवाद के रचनाकारों में। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ये सब है। चतुर्सेन शास्त्री नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है। देखिए, शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है, नदी के दीप भी अज्ञे का ही उपन्यास है, अपने अपने अजनबी और चीवर, इन दोनों में से आप थोड़ा सा बताइए कि कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है। अपने अपने अजनबी या चीवर, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अपने अपने अजनबी भी अज्ञे का ही उपन्यास बिल्कुल है, ठीक है। क्या है? अज्ञे का ही उपन्यास है, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी और नदी के दीप। ऑप्शन नंबर इसका डी लगाइएगा, चीवर जो है ये इनका नहीं है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रसाद जी के उपन्यास कैसे हैं, बताएं। यथार्थवादी उपन्यासकार है प्रसाद जी, या प्रगतिवादी, या पूंजीवादी, या प्रयोगवादी। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके अगर उपन्यासों की अगर बात की जाए तो ये उपन्यास जो है यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। ये कैसे हैं? यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। कौन? प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न आप देखते हैं, पिपासा उपन्यास के रचनाकार कौन है? पिपासा उपन्यास बताइए। इलाचंद्र जोशी, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, या अज्ञे जी। पिपासा नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? फटाफट से बताने का प्रयास करें। किसने लिखा है? बिल्कुल, रांगे राघव इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे कि बूंद और समुद्र उपन्यास के रचयिता कौन है? बूंद और समुद्र, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रांगे राघव, या भगवती चरण वर्मा। ये सब उपन्यास बड़े फेमस हैं। बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र ये उपन्यास का टाइटल है, यानी कि शीर्षक है। इसके रचयिता कौन है? बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शंस मैंने बताए, नीचे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने बताया तो बूंद और समुद्र जो उपन्यास के रचयिता है कौन है भाई? अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अमृतलाल नागर ने लिखा है बूंद और समुद्र नाम का उपन्यास। आगे बढ़ते हैं अगली इकाई की तरफ। अगली इकाई आपकी आ रही है जिसके अंतर्गत हम और भी हिंदी की जो गद्य की जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं उनका संक्षिप्त परिचय में, जैसे बहुत सारी विधाएं, एकांकी वगैरह हो गए, निबंध हो गए, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, ये सब हो गए, इनसे बनने वाले इंटरव्यू वगैरह से प्रश्न, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ मैंने ऑलरेडी आपको खूब अच्छे तरीके से समझाया है। अगर जो है जिन लोगों ने कोर्स लिया होगा उनको पता होगा कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जिनको कोर्स लेना है अभी भी कोर्स मतलब कि ले सकते हैं, जब इच्छा होगी तब ले लीजिएगा। परीक्षा के अंतिम समय तक ये हमेशा आपको मिलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक आप जिनको कोर्स लेना है, जब आपको लगे कि अब लेना चाहिए तब आप ले लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको अभी से ले लेना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 100 रुपये किसी के लिए, मैं तो ऐसा समझता हूँ, या सभी के पास 100 रुपये लगभग होंगे, सभी के घर में 100 रुपये तो उपलब्ध ही होते हैं, आसानी से लेकर के आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा, 2-3 लोगों ने कहा कि मेरे पास सर जी 100 रुपये नहीं है। तो भाई फिर मैं सोचने में पड़ गया कि हो सकता है ना हो, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि सभी के पास लगभग, जाहिर सी बात है, 100 रुपये तो आज के भौतिकवादी समाज में हर एक किसी के पास होते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं है तो उसके लिए भी उपाय होगा। ये परेशान मत होइएगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपके लिए पढ़ाई नहीं होगी। और मात्र 100 रुपये इसीलिए हमने आप लोगों के लिए रखा ताकि आप 100 रुपये तो सभी लोग इकट्ठा कर सकते हैं। 100 रुपये का तो एक प्रकार से घूम टहल लेते होंगे आप इधर उधर जा करके। तो इसीलिए मैंने रखा कि कम प्राइज में आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए, ठीक है। तो आप लोगों के एक प्रकार से हेल्प के लिए ही कोर्स लॉन्च किया गया है। ऐसा नहीं कि पैसे कमाने का उद्देश्य था। पैसे कमाने का उद्देश्य होता तो 500-600 रुपये में रखता या 1000 रुपये रखता, ठीक है, और 100 रुपये नहीं रखता। आप लोगों से इसीलिए मैंने पूछ लिया था कि सर जो है कितने रुपए का कोर्स लिया जाए, 400, 500 या 200 या 100 रुपये। मैंने ऐसे प्रश्न पूछा था कुछ शायद, तो आप लोगों ने कहा था कि सर जी 100 रुपये रखिए, तो 100 रुपये पर मैंने डन कर दिया था। तो चलिए, बाकी आप लोगों को तो मैं देता रहता हूँ। जैसे ये क्लास आपकी, ये जो मॉडल पेपर है, ये यूट्यूब पर ही सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो पा रहा होगा, ठीक है। बाकी और भी जो चीज़ें होती हैं जो लगता है कि भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं दे देता हूँ। बाकी इसे डीप में पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से हिंदी के आगे चल करके आपको टॉप करना है या अच्छे अंक प्राप्त करने हैं,
तो आप पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आपके लिए है, तो 100 रुपये में मुझे नहीं लगता कि जो है किसी के पास नहीं होंगे, तो आप ले सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है, बताने का प्रयास करेंगे। समयक स्मरण, कल्पना, कामना या जीवनी। सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। समयक स्मरण जो है ये संस्मरण का अर्थ होता है शाब्दिक। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा कैसे व्यक्तियों के संबंध में लिखे जाते हैं, बताएं। संस्मरण आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा कैसे व्यक्तियों के संबंध में लिखे जाते हैं। जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं या कुख्यात व्यक्ति होते हैं या राजनेता होते हैं या संत महात्मा होते हैं, तो भाई खास करके जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उन्हीं के द्वारा, मतलब उन्हीं व्यक्तियों के संबंध में संस्मरण लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, संस्मरण विधा का सूत्रपात किसने किया था। बाबू बाल मुकुंद गुप्ता जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। संस्मरण विधा का सूत्रपात किसने किया था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो संस्मरण विधा का सूत्रपात करने वाले विद्वान कौन से हैं, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिन्होंने पढ़ा होगा फटाफट से प्रश्न के लग रहे होंगे। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संस्मरण विधा के विकास में किस पात्रिका का विशेष योगदान रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। माधुरी का, कामायनी का, कादम्बिनी का या सरस्वती पात्रिका का। संस्मरण विधा के विकास में किस पात्रिका का विशेष योगदान रहा है, बताएं। संस्मरण विधा के विकास में कौन सी पात्रिका का योगदान रहा है, सरस्वती, कामायनी, माधुरी या कादम्बिनी। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आ रहा है। बिल्कुल फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल माधुरी पात्रिका। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पद्म सिंह शर्मा ने किस शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण लिखे हैं। पद्म राग, विभूति या अनुराग या विधा योग। कौन सा शीर्षक इन्होंने अपना करके बहुत सारे संस्मरणों की रचना करी, बताने का प्रयास करेंगे। या पद्म सिंह शर्मा ने किस शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण लिखे हैं, बताइए कौन सा शीर्षक था इनमें से, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए पद्म पराग, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग, हिंदी साहित्य के किस काल में संस्मरण विधा का रूप सर्वाधिक निखरा, बताएं। हिंदी साहित्य के किस काल परंपरा में, किस समय में संस्मरण विधा का जो स्वरूप है वो सर्वाधिक रूप में निखरा, प्राचीन काल में, मध्यकाल में या आधुनिक काल में। सभी को पता होगा ये कौन सा काल होगा, बताइए। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, किस काल में निखरा भैया, सभी लोग बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ये मॉडर्न युग यानी कि आधुनिक काल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि उससे पहले आप सभी को पता होगा प्राचीन काल में और मध्यकाल में तो गद्य का विकास ही नहीं हुआ था, ठीक है। और जब गद्य का विकास नहीं हो तो गद्य की विधाओं का विकास कैसे हो जाएगा, यही थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, रेखा चित्र होता है, पद्यात्मक रचना होती है, गद्यात्मक विधा होती है, काव्यात्मक विधा है या संस्मरणात्मक विधा है। रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या है, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। रेखा चित्र क्या है, बिल्कुल ये गद्यात्मक विधा, गद्य की विधा है, ठीक है। ये हिंदी गद्य की विधा है क्या, रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र विधा को साहित्य में उभारने का श्रेय किसको है। चूंकि रेखा चित्र से पहले कुछ किन्हीं और नाम से जानते थे इसको, अंग्रेजी में स्केच वगैरह या, ठीक है, ये सब चीजें। तो बताएं, रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र विधा को हिंदी साहित्य में उभारने का श्रेय किसको है, पद्म सिंह शर्मा को या पंडित विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को, या एक प्रकार से रामवृक्ष बेनीपुरी को या श्री राम शर्मा आचार्य जी को, बताने का प्रयास करेंगे। तो रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र विधा को साहित्य में खास करके उभारने का जो श्रेय गया है वो गया है भाई किसको, श्री राम शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है, बताने का प्रयास करेंगे। बोलती प्रतिमा बहुत जबरदस्त रेखा चित्र है, किसने लिखा है भाई बोलती प्रतिमा, किसने लिखा है बताएं। ऑप्शन नंबर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बी श्री राम शर्मा, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। करेक्ट आंसर होगा बोलती प्रतिमा, ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र विधा की एक रचना है, जिसको लिखा है श्री राम शर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पथ के साथी, पथ के साथी रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया है, हरिवंश लाल वर्मा जी के द्वारा, श्री राम शर्मा जी के द्वारा या महादेवी वर्मा जी के द्वारा या रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा। पथ के साथी सभी को पता होगा, लगभग आपने इसको पढ़ा भी होगा। पथ के साथी जो है ये लिखा किसने भाई, पथ के साथी लिखने वाले जो विद्वान हैं कौन है, फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पथ के साथी को लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी या महादेवी वर्मा, कौन किसने लिखा है फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पथ के साथी, पथ के साथी नामक जो एक प्रकार से क्या है, ये पथ के साथी एक रेखा चित्र है,
इसको किसने लिखा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पथ के साथी रेखा चित्र, देखते हैं कौन बताता है। चले, पथ के साथी, तो बताइए भाई। बिल्कुल हाँ, तो जो है पथ के साथी जो रेखा चित्र है किसका है, महादेवी वर्मा का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, रिपोर्टाज के लिए प्रश्न बड़ा ही अच्छा आ चुका है। रिपोर्टाज के लिए प्रश्न देखेंगे सभी लोग। रिपोर्टाज के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग करते हैं, समाचार का, सूचनिका का, खबर का या ब्यौरा का। रिपोर्टाज के लिए मैंने रिपोर्टाज पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, लगता है इसको पढ़ाना है अभी, ठीक है। तो रिपोर्टाज बताने का प्रयास करेंगे। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज बताइए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग रिपोर्टाज के लिए किया जाता है, तो किसका, सूचनिका का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न आप देखते हैं, सूचनिका। ओके, आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए सभी लोग आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, रिपोर्ट केवल मात्र सूचनिका होती है, रिपोर्टाज में सूचना के अतिरिक्त कुछ और भी होता है, वह है साहित्यिकता। यह कथन किसका है। रिपोर्टाज की परिभाषा को देते हुए और उसके बारे में बताते हुए किस विद्वान ने ऐसा कहा कि रिपोर्टाज केवल मात्र सूचना होती है, रिपोर्टाज में सूचना के अतिरिक्त कुछ और भी होता है, वह होती है उसकी साहित्यिकता। यह कथन किसका है, डॉक्टर माया गोपाल का है या डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी का है या ओम प्रकाश सिंघल जी का है या इनमें से किसी ने इसको नहीं कहा, फटाफट से बताएंगे। इसको कहा था डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे कि सबसे पहला रिपोर्टाज किसका प्रकाशित हुआ, बताइए। सबसे पहला रिपोर्टाज किसका प्रकाशित हुआ, अमृत राय का या खिलते राय का या बिकते फूल का या लक्ष्मीपुरा का, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला एक प्रकार से जो रिपोर्टाज है वो किसका प्रकाशित हुआ, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल लक्ष्मीपुरा का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हमारी जापान यात्रा, हमारी जापान यात्रा के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, पंडित नेहरू, राहुल शंकरत्यायन या अज्ञे जी, फटाफट से बताएं। हमारी कौन सी यात्रा है, हमारी जापान यात्रा, फटाफट से बताइएगा किसने लिखा है। तो हमारी जापान यात्रा को लिखा है किसने, हमारी जापान यात्रा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे किसका है, बिल्कुल कन्हैयालाल मिश्रा, प्रभाकर जी का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत किसका है, धर्मवीर भारती का, सॉरी वो निकल ही गया, चलिए। तो धर्मवीर भारती का ही क्या है, ठेले पर हिमालय जो यात्रा वृत्तांत है ये किसका है, धर्मवीर भारती जी का है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न आप देखेंगे, साक्षात्कार विधा हिंदी साहित्य को किसकी देन है, बताएं। साक्षात्कार विधा हिंदी साहित्य को किसकी देन है, पूर्व की, पश्चिम की, दक्षिण की या उत्तर की, कौन से देशों की देन है। कौन सा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधा जो होती है, तो खास सभी को पता होगा ये पश्चिम की देन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साक्षात्कार हमेशा किसके आधार पर होता है, गरिमा के आधार पर, निश्चित प्रश्नों के आधार पर, प्रसिद्ध व्यक्तियों के आधार पर या व्यक्तिगत आधार पर, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। साक्षात्कार हमेशा किसके आधार पर होता है, तो साक्षात्कार का जो आधार होता है वो निश्चित प्रश्नों के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हिंदी में साक्षात्कार विधा के सूत्रपात का श्रेय किसे है, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी को या रत्नाकर को या डॉक्टर कमलेश को या उपेंद्र नाथ अस्क को, फटाफट से बताएंगे। तो हिंदी में साक्षात्कार विधा का जो सूत्रपात किया था उनका क्या नाम है भाई, उनका नाम है, खास करके अगर मैं बताऊं आपको तो उनका नाम पड़ेगा आपका, ठीक है, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी जी। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मैं इनसे मिला, ये भेंट वार्ता है किस लेखक की है, मैं इनसे मिला भेंट वार्ता किस लेखक की, उपेंद्र नाथ की, कमलेश्वर की, डॉक्टर कमलेश की या चिरंजीवी मतलब की चिरंजी लाल की, फटाफट से बताएंगे। मैं इनसे मिला ये भेंट वार्ता किस लेखक की भाई, मैं इनसे मिला, इसको लिखा किसने है, इसको लिखा डॉक्टर कमलेश ने। ऑप्शन नंबर इसका
सी करेक्ट आंसर होगा। आपके पाठ्यक्रम में तो ही है ये। ओके, अगला प्रश्न आप देखते हैं। व्यंग शब्द हिंदी के किस शब्द का अनुवाद है? क्राई का, स्माइल का, लॉफ का या सैटायर का? बताएं। व्यंग जो शब्द है ये अंग्रेजी के किस शब्द का अनुवाद किया गया है हिंदी में? व्यंग जो शब्द है तो ये खास करके सैटायर शब्द का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, सैटायर। अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंग लेखन कब से प्रारंभ हुआ? प्राचीन काल से, मध्यकाल से, आधुनिक काल से? तो सभी भाई सभी को पता होगा इसमें आधुनिक काल ही लगाना है, क्योंकि आधुनिक काल में ही गद्य विधाओं का प्रकार मतलब कि लेखन का शुरुआत प्रारंभ होता है, तो गद्य यानी आधुनिक काल से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपने इकाई 2 लगभग आपकी समाप्त हो गई। अब इकाई 3 पे हम पहुंचते हैं। इकाई 3 में जो बनने वाले प्रश्न हैं, तो इकाई 3 में आपको हिंदी उपन्यास पढ़ना है, ठीक है, जिसमें झांसी की रानी उपन्यास है आपको पढ़ना है वृंदावन लाल वर्मा का। तो यहाँ से जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बारे में एक वीडियो मैंने आपको बता दी है, और भी जो प्रश्न होंगे मैं जल्द ही इस पर जो है चर्चा मतलब कि करूँगा, और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा इसको लेकर के। परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक, किसी भी प्रकार की दिक्कत मत लीजिएगा। जब तक शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है, हमेशा आपके साथ परीक्षा के अंत दिन तक या अंत समय तक मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। इससे बनने वाले जो और चीज़ें हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो कुल मिलाकर के आपको कहीं पर भटकने की या दौड़ने धूपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, समझने का प्रयास और करते हैं और भी जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। इकाई नंबर 3 प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास या उनके द्वारा लिखी जो उपन्यास है उसका क्या नाम है? झांसी की रानी, मृगनयनी, या एक प्रकार से आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे। तो वृंदावन लाल वर्मा का जो उपन्यास है ये इनमें से दोनों, मृगनयनी, झांसी का रानी, ये सब उपन्यास किसके हैं? वृंदावन लाल वर्मा के ही हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यासों की बदौलत हिंदी के वाल्टर स्कॉट कौन कहलाता है? ये जब मैं बता रहा था, जब मैंने झांसी का रानी उपन्यास पढ़ाया है आपको, तो वाल्टर स्कॉट कई बार मैंने नाम लिया था। उसके में बताया था कि वृंदावन लाल वर्मा जी को ही ऐतिहासिक उपन्यासों की बदौलत हिंदी के वाल्टर स्कॉट के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, झांसी की रानी उपन्यास किस सन में प्रकाशित हुआ? इसको भी मैंने बताया था, 1946 में, 1949 में, 1950 में, 1965 में। आप सभी को पता होगा कब प्रकाशित हुआ था भाई? प्रकाशित हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। कब प्रकाशित हुआ था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, झांसी की रानी उपन्यास मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया भी है, तो कब प्रकाशित हुआ था? 1946 में या 1949 में? मैं 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, फटाफट से इस पर थोड़ा सा क्लियर करके बताओ करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग। 1946 या 1949, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग को फिराओगे, ये प्रश्न आपका याद हो जाएगा, तो फिर आपको और कहीं से भटकने की आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। कब प्रकाशन हुआ था इसका भाई? बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 46 या फिर 1949? बिल्कुल 49 करेक्ट आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, इसीलिए इसको लेकर के जो है मैंने आपसे पूछा, शायद मुझे इसमें डाउट था, ठीक है। तो जो भी होगा आप देखिएगा, मुझे मेरे हिसाब से 46 या फिर 49 आपका, इन दोनों में से, चूँकि डेट याद करना कभी कभी क्या होता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इन दोनों में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, बाकी लगभग आपका ठीक ही है, ठीक है। तो 1949 चलिए लगा दीजिएगा, लेकिन 1946 भी आपका मेरे हिसाब से, लेकिन चलिए 1949 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1949। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राजा गंगाधर राव के, या राजा मतलब राणा सांगा के, राजा माधवधर राव के साथ? देखिए, राव लास्ट में है, ठीक है, और राजा भी शुरुआत में है। अब देखिए, माधवधर हैं या गंगाधर हैं, बताने का प्रयास करेंगे। अब ये आप में दोनों में कन्फ्यूज़न,
मैं इसलिए इस प्रकार से आपको घुमा रहा हूं ताकि जब भी आपके एग्जाम में पूछे तो आपको याद है कि सर जी ने इस प्रकार से हमको फंसाया था। तो इस प्रकार से देखें, तो झांसी की रानी जो उपन्यास है वृंदावन लाल के वर्मा के द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास का है ये। और लक्ष्मीबाई का विवाह जो हुआ था किसके साथ हुआ था भाई, इसमें किसके साथ हुआ था, तो ये हुआ था राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। तो यहाँ पर घर लिखा है, धर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम क्या था, मनु था या लक्ष्मी था या मानू था या सभी नाम ये कहे जाते थे बचपन में इनको। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल इनके जो बचपन का नाम था वो मनु था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा मनु। मनु इनके बचपन का नाम था किसके, रानी लक्ष्मीबाई जी के। ओके, क्लियर हो गई। मोतीबाई कौन थी आपसे पूछा जाता है, मोतीबाई। ठीक, तो ये बताएं मोतीबाई कौन थी, तो मोतीबाई जो थी ये एक नर्तकी थी। तो आपसे ये प्रश्न आपसे अगला बन सकता है, देखिए कि झांसी के राजा गंगाधर राव की नाटकशाला की नर्तकी या अभिनेत्री यानी हीरोइन या नाचने वाली वो कौन थी, मोतीबाई, हीराबाई या सोहनाबाई। तो इनमें से कौन थी भाई बताएं, तो इनमें से कौन थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, मैंने अभी आपको क्या बताया भाई, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल मोतीबाई जो थी ये नाचने वाली थी, एक ऑप्शन नर्तकी थी। ठीक है, नाटकशाला की, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, यानी अभिनेत्री जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रानी लक्ष्मीबाई किसकी सजीव मूर्ति थी, शौर्य की या साहस की। तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो शौर्य और साहस दोनों की सजीव मूर्ति थी। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रानी डाकू सागर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए किसके साथ गई थी, मुंदर के साथ या काशीबाई के साथ या इन दोनों के साथ गई थी या इनमें से किसी के साथ भी नहीं गई थी। तो रानी डाकू सागर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए काशीबाई के साथ भी गई थी और मुंदर के साथ भी गई थी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये इससे बनने वाले जो प्रश्न थे यानी उपन्यास थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब कहानी देखिए। तो हिंदी उपन्यास ये आपको इकाई 3 में केवल उपन्यास ही पढ़ना, तो उपन्यास बड़ा होता है। ठीक है, कहानियाँ छोटी छोटी होती हैं, कहानी छोटी होती है और उपन्यास उसका बाप होता है कहानी का, यानी बड़ा होता है। कई सारी कहानियाँ उसमें चलती रहती हैं पैरेलल, लेकिन नायक एक ही होता है उपन्यास का। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। उपन्यास पढ़ाते समय मैंने हर एक चीज़ को समझा करके आपको बताया था, विस्तार से हर एक चीज़ों को बताया था। अब आपको कहानियों के बारे में हम ले चलते हैं। तो कहानी आप सभी को पता होगा, पंच परमेश्वर कहानी सबसे पहले कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार से पंच परमेश्वर जो कहानी है इसमें जुम्मन और अलगू, जुम्मन मियाँ और अलगू चौधरी दोनों मित्र हैं और आप सभी को पता होगा कि ये दोनों बहुत ही पक्के मित्र हैं। ठीक है, तो इन्हीं पर दोनों कहानियाँ चलती रहती हैं। तो यही आपकी कहानी है। आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे प्रश्न बनेगा। बाकी जब मैं कहानी पढ़ूंगा तो पूरी कहानी आपको समझा करके एक मतलब एक कथा की भांति आपको समझा दूंगा। ठीक, तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। कोर्स में मैं सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल जो है आसानी समझा दूंगा। अगला प्रश्न है, जुम्मन का मित्र बताने का प्रयास करें सभी लोग। जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया था, क्यों दिया था? अलगू सच्चा मित्र नहीं था, या जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था, या सरपंच का आसन ग्रहण करने वाला निष्पक्ष होकर न्याय करता है, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताएं। जुम्मन का मित्र था चूंकि जो है अलगू, लेकिन जब पंचायत हुई तो अलगू चौधरी ने उसके खिलाफ फैसला दिया था। क्यों खिलाफ फैसला दिया था? इसका कारण ये था भाई, इसका कारण ये था कि सरपंच का आसन अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो निष्पक्ष भाव से होकर के न्याय करेगा, ऐसा नहीं कि पक्षपात करेगा। चाहे घर के ही व्यक्ति, एक मूवी देख लीजिएगा बुलंदी मूवी, निष्पक्षता उसमें आपको पता चलेगी कि एक न्यायालय किस प्रकार से एक जजमेंट करने वाला व्यक्ति, चाहे उसके घर के ऊपर भी अगर कोई आँच आती है तो फिर एक प्रकार से वो उस पर भी अच्छा तरीके से एक प्रकार से क्या करता है, न्याय करता है, जिस प्रकार से दूसरे के लिए न्याय करता है। तो इसीलिए तो निष्पक्षता बहुत जरूरी होती। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, जो सरपंच के आसन पर बैठे वो निष्पक्ष होकर के न्याय करता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, जुम्मन शेख ने जो है समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे, क्योंकि जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, या जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया, या बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उसे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके चारे मतलब दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी जब ये जुम्मन शेख
जो समझू साहू था उसके विरुद्ध फैसला दिया, इसीलिए दिया चूँकि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें, चूँकि अलगू चौधरी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे खरीद करके लाए थे। तो बैल को इस प्रकार से पूरी कहानी में मैं समझाऊंगा जब कहानी, तो आपको पूरी की पूरी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये पंच परमेश्वर के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कहानी है, तो इसके कहानी के बारे में हम पूरा समझा देंगे और विस्तार से समझाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, एक एक पॉइंट को आपको कहानी कैसे पढ़ी जाती है और उसका सारांश और उसका उद्देश्य या एक कहानी कला के तत्वों के हिसाब से कहानी कहाँ तक सफल है, इस प्रश्नों के उत्तर को देने योग्य आप हो सकेंगे। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जुम्मन का मित्र कौन था इनमें से? अलगू था या समझू था या हरि था या इनमें से कोई नहीं? तो अलगू चौधरी ये जुम्मन का मित्र था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था? करीमन या रेशमा या फातिमा या सबा? बताने का प्रयास करेंगे। तो जुम्मन की जो पत्नी थी इनका क्या नाम था भाई? जुम्मन की पत्नी का जो नाम था वो क्या नाम था? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो जुम्मन की पत्नी का नाम था करीमन। क्या नाम था? करीमन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जुम्मन खाला कौन थी? मतलब जुम्मन की खाला कौन थी? मतलब जुम्मन खाला कौन थी? भांजा, भतीजा या बेटा? इनमें से कोई नहीं। जुम्मन खाला कौन थी भाई? जुम्मन खाला की अगर बात की जाए तो वो भांजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, भांजा था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अलगू चौधरी का बैल किसने खरीदा था? बताएं, अलगू चौधरी का बैल किसने खरीदा था? तो अलगू चौधरी का बैल खरीदा था किसने? समझू साहू ने खरीदा था या रामदीन ने या जुम्मन ने? तो अलगू चौधरी का बैल खरीदा था किसने भाई? आप जब कहानी पढ़ेंगे तो उसमें पूरी कहानी आपको विधिवत तरीके से पता चल जाएगी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप एक बार कहानी पढ़ लीजिएगा तो फिर अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो अलगू चौधरी की अगर बात की जाए तो अलगू चौधरी का बैल खरीदा था समझू साहू ने। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, समझू साहू ने किसको सरपंच चुना था? तो समझू साहू ने रामदीन को चुना था, जुम्मन शेख को, या हरिदास को, या भगवान दास को? तो समझू साहू जो था, इसको लगा कि चूंकि अलगू चौधरी का मित्र है जुम्मन शेख, इसीलिए उसको ये एक प्रकार से नहीं, एक प्रकार से चुनने के प्रयास में था। इसने किसको चुना? मतलब कि एक प्रकार समझू साहू ने किसको अपना सरपंच चुना था? किसको चुना था भाई? रामदीन को चुना था क्या, या हरिदास को? नहीं, इसने जुम्मन शेख को ही चुन लिया था, क्योंकि ये इसका मित्र था जो है अलगू चौधरी का। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर ये भी देखने का प्रयास कि सरपंच की गद्दी पर बैठ करके ये मित्रता का भाव निभाते हैं या मित्रता का भाव निभाएंगे, या एक प्रकार से वो चीजें। तो आप देखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है सर, जुम्मन शेख। अगला प्रश्न आप देखते हैं, और उस समय जुम्मन शेख का एक प्रकार से कहने के पे थोड़ा सा बिगाड़ भी हो चुका था या फिर कुछ ऐसी बात थी। मैं कहानी जब पढ़ाऊंगा आपको तो विस्तार से हर चीज़ों को समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, जुम्मन शेख के फैसले को सुनकर कौन खुश हो गया था? समझू साहू या अलगू चौधरी या दोनों? आ और बा दोनों? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जुम्मन साहू या जुम्मन शेख जो था। जुम्मन शेख की बात की जाए, इसका जब फैसला जुम्मन शेख ने सुनाया तो उसको सुन करके जो खुश हुए थे वो कौन खुश हुए थे? अलगू चौधरी बिल्कुल से खुश हो गया था। ठीक है, चूंकि एक प्रकार से निष्पक्षता के साथ फैसला, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बस एक अगली कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में है, पाजेब। पाजेब कहानी किसकी है? जैनेंद्र कुमार की है। ये कहानी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक धरातल पर आधारित है, और आप देखते हैं कथानक अधिक विस्तार कर दिया गया है इसका, बड़ी लंबी कहानी है, और बाल मनोविज्ञान और नारी मनोविज्ञान के जो है जैनेंद्र पारखी माने जाते हैं, तो इसी पर कहानी भी पूरी आधारित है ये। ठीक है, तो कहानी में एक प्रकार से आप देखते हैं कई सारी चीज़ें आती हैं समय समय, कहानी बड़ी लंबी है। ठीक, अब हालांकि इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, नज़र डालेंगे, चर्चा कर लेते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं इससे। चलिए, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में कौन सा आ सकता है? पहला प्रश्न आपकी इस एग्जाम में है, प्रश्न है कि बाजार में एक नई तरह की चीज़ चली थी जो पैरों में पड़कर अच्छी मालूम देती थी। कौन सी चीज़ जो थी? चप्पल थी, पाजेब थी, या झांझे थी, या रेशम पट्टी थी? कहानी का नाम क्या है? पाजेब नाम है। पाजेब कहानी, पाजेब समझते हैं ना, पैरों में पहना जाता है पाजेब। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पाजेब। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न, लेखक ने पूछा कैसी पाजेब? तो मुन्नी बोली हाँ वही। पाजेब के बारे में क्या बताया मुन्नी? कि जैसी रुक्मिणी पहनती है, जैसी शीला पहनती है।
या फिर क्या कहा कि जैसी मम्मी की सहेली के पास है, या जैसी आजकल बाजार में बिकती है, या जैसी उस दिन मालती पहने हुई थी। लेखक ने पूछा कि कैसी पाजेब चाहिए, तो मुन्नी क्या बोली है? हाँ, वही पाजेब चाहिए। क्या बोली भाई मुन्नी? मुन्नी बोली कि मुझे वही पाजेब चाहिए जैसे रुक्मणी पहनती है, जैसी शीला पहनती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। बुआ ने मुन्नी को, प्रश्न आप देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या आ चुका है भाई? प्रश्न है कि बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा, तो मेरी पाजेब इतवार को जरूर लेती आऊँगी, या तेरे दिन मतलब जन्मदिन पर बनवा दूंगी, या कल खरीद कर भिजवा दूंगी, या बहुत बढ़िया बनवाऊंगी। जब आप कहानी पढ़ लीजिएगा तो ये जो प्रश्न है ये आपको वैसे हलवा लगेगा, बहुत सरल लगेंगे। तो बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि तो मैं तेरी पाजेब जो है ये कब लेकर के आऊँगी? कब लेकर के आऊँगी? इतवार को जरूर लेती आऊँगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। श्रीमती झल्ला कर बोली, तुम्ही से तो उस नौकर की जात को, यानी तुम्ही, श्रीमती जी क्या बोली झल्ला करके कि तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को सिर पर चढ़ा लिया है, या सहजोर बना रखा है, या इतना निकम्मा बना दिया, या इतना जाबान दराज बना दिया। ठीक है, बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? श्रीमती जी झल्ला कर बोली कि तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को क्या कर रखा है? क्या कर रखा भाई? सहजोर बना रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, आशुतोष को किसका शौक था? कंचे खेलने का, पतंग उड़ाने का, मिठाई खाने का, क्रिकेट खेलने का? बताएं। आशुतोष को क्या शौक था? तो आशुतोष को शौक क्या था भाई? पतंग उड़ाने का शौक था। क्या शौक था? पतंग उड़ाने का शौक था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए, मैंने स्थिर किया अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, या रोष ही होना चाहिए, या सुधार की भावना होनी चाहिए, या इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करुणा ही होनी चाहिए। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए, मैंने स्थिर किया अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आशुतोष द्वारा चोरी करने की प्रवृत्ति को लेखक क्या मानता है? यह हमारी आलोचना है, या कुसंग का प्रभाव है, या आदत का दोष है, या इनमें से कोई नहीं? तो आशुतोष द्वारा चोरी करने की प्रवृत्ति को जो लेखक है वो किस तरीके से समझता है? वो समझता है कि यह हमारी आलोचना है, या फिर आदत का दोष हो सकता है। ठीक, तो इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न वैसे आपसे पूछेगा नहीं, आप ये 2-3-4 प्रश्नों को ध्यान रख लीजिएगा कि भाई पाजेब क्या था, पाजेब कहानी के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको पूरी चीज़ें आपको समझा करके बता दूंगा। ठीक है, तो क्या कहा भाई? क्या कहा? इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आशुतोष द्वारा चोरी करने की प्रवृत्ति को लेखक क्या मानता है कि यह हमारी आलोचना है। ऑप्शन नंबर इसका ही। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब लेखक ने, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जब लेखक ने आशुतोष से यह आग्रह किया, क्या आग्रह किया? कि वह अपनी पाजेब छुन्नू से मांग लाए। बताएं। जब लेखक ने आशुतोष से यह आग्रह किया कि वह अपनी पाजेब छुन्नू से मांग लाए, तो उसने क्या उत्तर दिया? तो उसने क्या उत्तर दिया भाई? उसने क्या उत्तर दिया? फटाफट से बताइएगा। तो उसने कहा कि छुन्नू के पास ना हुई तो वह कहाँ से देगा, वह देगा कहाँ से? ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से पाजेब कहानी से बनने वाले कुछ प्रश्न। अगला जो कहानी है आपकी, अगली वो कहानी कौन सी है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? उस कहानी का नाम है गैंग्रीन। गैंग्रीन कहानी जो है ये अज्ञे की कहानी है, और अज्ञे की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है गैंग्रीन कहानी। कथा के शिल्प से भी, मतलब कथा की दृष्टि से भी और शिल्पगत दृष्टि से भी कहानी कला के विलक्षण एक प्रकार से प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं अज्ञे जी, और उस प्रतिभा का एक प्रकार से बड़ा सुंदर नमूना प्रस्तुत किया है गैंग्रीन कहानी में। तो गैंग्रीन कहानी एक प्रकार से बात की जाए तो इसमें जो प्रश्न बनेगा आपसे, देखिए पहला प्रश्न है कि अज्ञे किस प्रकार के कहानीकार है? मनोविश्लेषणवादी, अस्तित्ववादी, या आध्यात्मिक विशेषणवादी? बताने का प्रयास करेंगे। तो अज्ञे की अगर बात की है तो अज्ञे जो हैं
ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अज्ञे का जन्म कब हुआ था भाई? तो अज्ञे का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अज्ञे का कहानी संग्रह है विपथगा या परंपरा या ये दोनों? तो अज्ञे के जो कहानी संग्रह हैं वो कौन से हैं भाई? अज्ञे की कहानी संग्रह की बात की है तो अज्ञे का जो कहानी संग्रह है खास करके वो ये दोनों, विपथगा भी परंपरा भी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अज्ञे की गैंग्रीन कहानी अन्य किस नाम से प्रकाशित हुई? रोज, परंपरा या विपथगा? बताएं। अज्ञे की जो रोज कहानी है वो किस से मतलब कि एक प्रकार से क्या हुई, प्रकाशित हुई? बताएं। अज्ञे की गैंग्रीन नामक कहानी और भी एक शीर्षक से प्रकाशित हुई, तो वो उस कहानी का क्या है, मतलब कौन सा शीर्षक था? तो वो शीर्षक है रोज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, गैंग्रीन कहानी का लेखक कौन है? बताएं। अज्ञे, धर्मवीर भारती, यशपाल या मुक्तिबोध? तो अज्ञे जी ही ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मालती के बेटे का क्या नाम था? तो मालती के बेटे का क्या नाम था भाई? मालती के बेटे का नाम था टिटी। ओके, ये बात ध्यान रखिए। मालती के पति का नाम था मालती के पति का नाम था महेश्वर। क्या नाम था मालती के पति का? नाम महेश्वर नाम था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं, और एक कुबन की कहानी है, ठीक। चर्चा करेंगे रोज कहानी यानी गैंग्रीन कहानी जो है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है वो किस जो है चैप्टर से है आपका? तो ये पर्दा जो है कहानी का नाम है, शीर्षक है पर्दा, और पर्दा कहानी को लिखा है यशपाल ने, ठीक है। ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित कहानी है, और इसकी मूल संवेदना मतलब कि मन की स्थिति का यथार्थ वर्णन है इसमें, गरीब होने का यथार्थ वर्णन है, श्रमजीवी व्यक्तियों का यथार्थ चित्रण है, मजबूरी का यथार्थ वर्णन है, ठीक है। भाग्य की विडंबना के बारे में बताया गया इस कहानी में। मतलब कई अच्छी कहानी है, खास करके जो पर्दा कहानी है, यशपाल जी ने इस कहानी को लिखा है। और ख़ास करके ये तर्क और तूफान, मतलब तर्क का तूफान से एक कहानी संग्रह, उसी कहानी संग्रह में कहानी संकलित है। ओके, क्लियर हो गई बात ही। इसके नायक की अगर बात की जाए जो है पर्दा कहानी के, तो पर्दा कहानी का जो नायक है उसका नाम है चौधरी पीर बख्श, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि पीर बख्श किस विभाग में नौकरी करते थे? तो पीर बख्श जो थे वो किस विभाग में नौकरी करते थे भैया? पीर बख्श जी जो थे वो जो नौकरी करते थे तेल की मिल में नौकरी किया करते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है चौधरी खानदानी के मकान को क्या पुकारते थे? तो चौधरी खानदानी के मकान को क्या पुकारते थे भाई? हवेली, भवन या बैठक या राजप्रसाद? बताएं। तो चौधरी खानदानी जो मकान था उसको क्या पुकारते थे? उसको हवेली पुकारा करते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चौधरी पीर बकस कहाँ रहते थे? बताएं। चौधरी पीर बकस कहाँ रहते थे भैया? तो चौधरी पीर बकस जो रहते थे वो कहाँ पर रहते थे? कहाँ पर रहते थे बताने का प्रयास करेंगे। चौधरी जो एक प्रकार से कौन थे? चौधरी पीर बकस ये रहते थे कच्ची बस्ती में। कहाँ पर? कच्ची बस्ती में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोहल्ले में पीर बकस की इज्जत का आधार क्या था? पर्दा, शिक्षा, पैसा या गरीबी? किस कारण से लोग उनकी इज्जत करते थे? तो चूंकि मोहल्ले में जो पीर बकस की इज्जत थी वो किसके कारण से थी भाई? पर्दे के कारण से थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पीर बकस ने किससे पैसे उधार लिए थे? जाहिल खां से या बाबर अली खां से या मिल मालिक से या रमजानी धोबी से? बताएं। तो पीर बकस की खास करके बात की जाए, इन्होंने किससे पैसे उधार लिया था भाई? इन्होंने बाबर अली खां से जो है प्रकार से पैसे को उधार लिया था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पीर बकस ने कितने रुपए का कर्ज लिया था? 4 रुपए का, 5 रुपए का, 7 रुपए का या 8 रुपए का? तो पीर बकस का जो कर्जा था वो कितने रुपए का कर्जा था भाई? वो कर्जा था कितने रुपए का? 4 रुपए का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है पीर बकस को मिल में कितनी तनख्वाह मिला करती थी? 12 रुपये, 15 रुपये, 35 रुपये या 25 रुपये? तो पीर बकस को जो तनख्वाह मिलती थी उस समय कितनी मिलती थी भाई? तो वो मिलती थी इनको 12 रुपये के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है 15 बरस में पीर बकस के घर कितने बच्चे हुए? तो 15 बरस में पीर बकस के घर पे कितने बच्चे हुए भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो 15 साल के बाद में इनके घर में लगभग एक प्रकार से कितने बच्चे हो चुके थे भाई पीर बकस के घर में? तो लगभग 5 बच्चे। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ड्योढ़ी के पर्दा हटते ही कौन जमीन पर गिर पड़े? ड्योढ़ी माने समझते हैं? बरामदे जो होता है, बरामदा बाहर होता है घर के, ड्योढ़ी उसके बाद होती है।
तो ड्योढ़ी के पर्दा हटते ही जमीन पर कौन गिर पड़ा? पीर बकस गिर पड़ा, या बाबर अली खां गिर पड़ा, या दादू चौधरी गिर पड़े, या अन्य सारे लोग गिर पड़े? तो भाई ये कौन गिर पड़ा बताएं? ड्योढ़ी के पर्दा हटते ही कौन गिर पड़ा? तो पीर बकस गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्दा गिरते ही किसने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली? बताएं किसने शर्म से आंखें फेर ली थी? पर्दा गिरते ही किसने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली थी? तो किसने फेर ली थी भाई? किसने फेर ली थी? जाहिल भीड़ ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्दा आंगन में वापिस फेंक निराशा से लाहौल बिला किसने कहा? जाहिल भीड़ ने, बाबर अली खां ने, पीर बकस ने, या औरतों ने? बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्दा आंगन में वापिस फेंक निराशा से लाहौल बिला किसने कहा? इसको कहा था किसने? इसको कहा था बाबर अली खां ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्दा कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? झूठी प्रतिष्ठा पर, सहृदयी पर, परोपकारी पर, या स्वच्छंदता पर? बताएं। तो पर्दा कहानी पर जो व्यंग किया गया है वो किस पर व्यंग किया गया है? झूठी प्रतिष्ठा पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। झूठी प्रतिष्ठा बहुत सारे लोग गांव वगैरह में बना करके रखते हैं, तो उसी प्रतिष्ठा पर व्यंग किया है खासकर किसने? यशपाल ने। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगली जो कहानी है आपकी बड़ी धाकड़ कहानी है, और आप सभी को पता होगा तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये कहानी का नाम है। वैसे तीसरी कसम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं इसको, लेकिन इसका पूरा नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम कहानी हीरा बाई और हीरा मन के बारे में चलती है। फणीश्वर नाथ रेणु की एकदम से गंवई कहानी, मतलब एक प्रकार से आंचलिकता से जुड़ी हुई कहानी है। बड़ी ज़बरदस्त कहानी, मैंने पूरी कहानी को विस्तार से पढ़ा भी है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हीरा मन जो है वो 40 साल का एक प्रकार से काला कलूटा चिट्ठा एक प्रकार से व्यक्ति है। बैलगाड़ी हाँकता है, और बैलगाड़ी चलाते चलाते वो जहाँ जहाँ पर फंसता है उसके बाद में कसम खाता है कि अब मैं 3 कसम उसकी हो जाती है कि भाई अब बांस नहीं ला दूंगा, और एक कसम खाता है कि अब भाई किसी सुंदर स्त्री को अपनी इस पर नहीं बैठाऊंगा। फिर एक प्रकार से और भी चीज़ें जो गलत काम किया करता था, तो उस प्रकार से लास्ट में हीराबाई को बैठाता, हीराबाई के साथ वो एक प्रकार से पूरा सफ़र गुजारा करता है। एक दो दिन की बात होती है, तो इस प्रकार से। और हीराबाई और हीरामन खूब अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, मतलब लंबी कहानी है और बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा प्रश्नों को जान लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्किन की दृष्टि मतलब कि इस मतलब अगले से यानी इन कहानी से फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी जो है तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी के रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरी कसम कहानी का नायक कौन है? तो कहानी का नायक है हीरामन। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, हीरामन किस प्रांत का युवक था? बिहार का, उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का, या उत्तर प्रदेश का? तो हीरामन जो था ये बिहार का था। कहाँ का था? बिहार प्रांत का था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हीरामन क्या करता था? खेती करता था, गाना बजाना, या मजदूरी, या बैलगाड़ी चलाता था? तो हीरामन का काम था बैलगाड़ी को चलाना, मतलब बैलगाड़ी चलाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हीरामन पहले कहाँ से सामान भारत में लाता था? नेपाल से, तिब्बत से, बर्मा से, बांग्लादेश से? तो पहले ये नेपाल से सामान को लाता था, और पहले जब पुलिस वगैरह से फंसा था तो एक प्रकार से वहीं से गलत काम करता था, नेपाल से चीज़ें लाता था। मतलब गलत काम मतलब कि कोई दूसरा जो कानूनी रूप से वैध नहीं था, तो वहाँ पर पहली कसम खाता है। फिर दूसरी कसम एक बांस लादे रहता है अपनी गाड़ी पर, तो वही बांस किसी के लग जाती है। ठीक है, तो फिर दूसरी कसम खाता है। फिर तीसरा जब हीराबाई को बैठा लेता है, मतलब उस पर अपनी, हीराबाई एक नौटंकी की नृत्यांगना होती, मतलब कि जो है डांस करने वाली, ठीक है, नर्तकी। आगे देखते हैं, मतलब नौटंकी करने वाली होती है वो। अगला है, मन ने पहली कसम क्या खाई थी? वह बैलगाड़ी नहीं चलाएगा, या तस्करी का सामान नहीं ढोएगा, या बैलगाड़ी में सवारी नहीं बैठाएगा, बैलगाड़ी उधार नहीं देगा? तो मन ने पहली कसम जो खाई थी, कौन सी पहली कसम थी भाई? हीरामन ने जो पहली कसम खाई थी वो कसम क्या थी बताएं? हीरामन की जो पहली कसम थी वो थी कि तस्करी का सामान, तस्करी माने जो मतलब एक प्रकार नेपाल से लाता था ये, तो तस्करी का सामान अब नहीं ढोएगा, ये कसम पहली इसकी खाई थी। अगला प्रश्न है, हीरामन ने दूसरी कसम क्या खाई थी? बैलगाड़ी रात में ना चलाने की, या दिन में सोने मतलब दिन में ना सोने की, बैलगाड़ी में बांस ना ढोने की, बैलगाड़ी में लोहा ना ढोने की? तो बैलगाड़ी में बांस ना ढोने की कसम खाई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बसवा जाग लाख घरा कौन हो के वही पिछुआ, ऐसे बस बांस लंबा चौड़ा होता है लंबे लंबे, तो फिर बैलगाड़ी उतना संभल नहीं आती ना, बैल इधर उधर, तो उसमें दिक्कत होती। तो बैलगाड़ी पर बांस ना ढोने की दूसरी कसम खाई थी।
और एक तीसरी कसम, हीराबाई को बैठा लिया था, फिर हीराबाई से उसको मन ही मन प्रेम हो गया था। हीराबाई चूंकि सुंदर थी, देखने में अच्छी थी, स्मार्ट थी, ठीक है, और ये उतना ज़्यादा स्मार्ट था नहीं, तो एक प्रकार से इस प्रकार से उसने कहा कि अब नहीं बैठाऊंगा किसी सुंदर लड़की को। तो फारबिसगंज की नौटंकी की नाचने वाली कौन थी बताएं? हीराबाई, बिल्कुल हीराबाई ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, पहली कसम खाने के बाद हीरा मन किसके मतलब जानवर ढोने लगा? करीम के, रहीम के, नसीम के या सकीन के? तो पहली कसम खाने के बाद में जो ये था, जो है हीरा मन, ये खास करके अगर बात की जाए तो किसका ढोने लगा था? फिर इस सकीन के जानवरों को ढोने लगा था अपनी बैलगाड़ी से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी में बांस ढोते समय हीरामन की बैलगाड़ी किससे टकरा गई थी? कार से, बस से, बग्घी से या ट्रक से? किससे टकरा गई थी भैया? किससे टकरा गई थी? तो टकरा गई थी एक बग्घी से। बैलगाड़ी में बांस ढोते समय हीरामन की जो गाड़ी थी वो बग्घी से टकरा गई थी और उस पर बड़े लोग बैठे थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेला कहाँ पर लगता था? रामगंज में, फरबिसगंज में या खुदागंज में या किशनगंज में? तो मेला जो लगता था वो कहाँ पर लगता था भैया? मेला लगता था जो है फारबिसगंज में, ठीक है, फारबिसगंज में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हीराबाई के कारण फारबिसगंज हीरामन का क्या है बताएं? हीराबाई के कारण फारबिसगंज हीरामन का क्या है? घर है, ससुराल है, घर द्वार है या अपना देश है? तो हीराबाई के कारण खास करके अब वो कहता है कि फारबिसगंज क्या है? फारबिसगंज तो एक प्रकार से घर द्वार है अपना। अब ये कहता दूसरों से, लोगों से। वैसे फारबिसगंज नहीं आता था कि अरे वहाँ कौन जाए, लेकिन जब से नौटंकी देखा हीराबाई का, अरे वो तो अपना घर द्वार है, इस प्रकार से बोलने लगा। ठीक, महुआ घर घटियारिन की गीत लोक कथा से संबंधित एक प्रकार से उसी में है। ठीक, तो वो सब आपस में कहानी सुनाती जाती है। तीसरी कसम जो है एक प्रकार से कहानी का दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसका पूरा नाम या दूसरा नाम क्या है, तो मारे गए गुलफाम। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरी मतलब की कसम के बारे में मैंने चर्चा कर ली। और अगली कहानी आपकी लास्ट कहानी है आपके पाठ्यक्रम की, यानी कि केवल कहानी के हिसाब से मैं बताऊं तो अगली कहानी है जो है पिता कहानी। पिता कहानी किसकी है? पिता कहानी है ज्ञान रंजन जी की। किसकी कहानी भैया? ज्ञान रंजन की कहानी है पिता कहानी। तो इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो पिता कहानी जो है ज्ञान रंजन की कहानी है, और आप सभी को पता होगा कि ज्ञान रंजन एक प्रकार से इनकी घंटा कहानी भी बड़ी फेमस है। तो ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताने का प्रयास करें। ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ था बताइए सभी लोग, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ज्ञान रंजन का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्ञान रंजन की कहानियों की कुल संख्या कितनी है बताएं? तो ज्ञान रंजन की कहानियों की जो कुल संख्या है वो लगभग 25 के आसपास है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पिता कहानी में किसके जिद्दी रूप का रेखांकन किया गया बताएं? तो पिता कहानी में किसके जिद्दी रूप का मतलब रेखांकित किया गया कि वो व्यक्ति जिद्दी था? पिता या पुत्र या माता या पुत्री? बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? पिता कहानी में किसके जिद्दी रूप को रेखांकित किया गया है? तो पिता कहानी में खास करके जो पिता होता है उसी के जिद्दी रूप को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है कि किस कहानी में पारिवारिक संबंधों के एक आयाम को उजागर करने की कोशिश दिखाई देती? पिता कहानी में, पर्दा कहानी में, तीसरी कसम कहानी में या पंच परमेश्वर कहानी में? तो किस कहानी में भाई पिता मतलब कि मतलब पारिवारिक संबंधों के एक आयाम को उजागर करने की कोशिश की गई है? तो उस कहानी का क्या नाम है? उस कहानी का पिता कहानी नाम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ज्ञान रंजन कौन सी सीढ़ी मतलब कौन सी पीढ़ी के लेखक हैं? 60 दशक के या 70 के, कहानी दशक के? बताएं। तो ज्ञान रंजन की एक प्रकार से किस पीढ़ी के लेखक हैं भाई? इनमें से तीनों पीढ़ी दी गई हैं। तो इनमें से जो ज्ञान रंजन है 60 लेखक है, यानी कि 1960 ईस्वी के बाद की कहानियों के लेखक है, 60 कहानी। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन की कहानी है क्षणजीवी, सपना नहीं या रचना प्रक्रिया या ये सभी? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कहानियां किसी की हैं? किसकी हैं? ये सब ज्ञान रंजन की कहानियां, सपना नहीं, क्षणजीवी, रचना प्रक्रिया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे जाए कि इनमें से ज्ञान रंजन की कहानियाँ या आज्ञा की कहानियाँ
या एक प्रकार से कमलेश्वर की कहानियाँ, या आपसे पूछे फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ। तो जब भी ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन सी कहानी है और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिया हो ये सभी उपयुक्त सभी, तो करेक्ट आंसर 90% से 99% वही होता है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस कहानी में पुरानी और नई पीढ़ियों के सोच में आए बदलावों का चित्रण किया गया है? तो उस कहानी का क्या नाम है? पिता कहानी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, पिता कहानी में गर्मी किसका प्रतीक है? बेचैनी का, हताशा का, गर्व का, या स्वाभिमानी का? तो पिता कहानी में गर्मी किसका प्रतीक है भाई? तो गर्मी जो प्रतीक है बेचैनी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से ये कहानियों को लेकर के जितने प्रश्न बनने वाले थे मैंने बता दिया। यानी इकाई 4, यानी कि इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 इकाई से बनने वाले समस्त प्रश्नों को मैंने चर्चा कर लिया, विस्तार से बता दिया। अब आपकी 4 इकाई और बची हुई हैं, ठीक है, जिनमें हमने आज की वीडियो के माध्यम से तमाम सारे प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर ली। अब हिंदी कहानी आपकी हो गई। अब इकाई 5 में आपको क्या पढ़ना है? इकाई 5 में आपको हिंदी नाटक एकांकी में आप देखते हैं ध्रुव स्वामी नाटक पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, और दीपदान पढ़ना है, एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्र नाथ तस्की है, ये पढ़ना है इकाई नंबर 5 में। और इसके बाद में इकाई 6 में आपको हिंदी निबंध पढ़ना है, ठीक, निबंधों में भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है, मित्रता, अशोक के फूल, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, तुम चंदन हम पानी, ये आपको इकाई 6 में पढ़ना है। इकाई 7 में आपको अन्य गद्य विधाओं में आपको पढ़ना है, प्रथम खंड में खास करके उसके गिल्लू पढ़ना है, 30 वर्ष का साथी, कलम का सिपाही, दृढ़ जल धन जल, भोला राम का जीव, ये सब पढ़ना है। तो इनसे बनने वाले प्रश्न जो होंगे 2 वीडियो में, लगभग 2 इकाई एक वीडियो में मैं, यानी कि जो एक प्रकार से हिंदी निबंध और हिंदी नाटक एकांकी और हिंदी का एक प्रकार से जो वो है क्या बोलते हैं उसको, मतलब नाटक और एकांकी और निबंध, ये हम एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और जो अगले होंगे यानी कि जो जितने भी आपके जैसे रेखा चित्र, रसंस्मरण, जीवनी, रिपोर्टाज, व्यंग, ये सब जो आपके पाठ्यक्रम यात्रा वृत्तांत, डायरी, निराला, मतलब कि इंटरव्यू और आत्मकथांश, ये सब जो आपके पाठ्यक्रम में है इनको हम एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। हिंदी गद्य विधाओं में एक एक गद्य विधाएं, जैसे कि गिल्लू, एक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, तो इसको हम चर्चा कर लेंगे ये सब पूरा। तो कुल मिलाकर के इसी प्रकार से हरशंकर प्रसाद भोला राम का जीव व्यंग है, ये फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है, एक दृढ़ जल धन जल, ये पढ़ना है। तो इन सभी को हम इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक वीडियो में, यानी कि लगभग 2 वीडियो आपकी और आएगी, यानी कि 3 वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो उस तीनों वीडियो को आप आसानी से देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो एक मॉडल पेपर के तौर पर ये वीडियो आपकी पहला मॉडल पेपर, अब ये 2 मॉडल पेपर इसके बाद में और आएंगे, और इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर हमने दे दिए हैं। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिएगा, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। प्राचीन इतिहास का भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो उसकी भी वीडियो आज आप लोगों ने देखा ही होगा, ये रात 8 बजे से लाइव चल रही थी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा इसको, चैप्टर 1 आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा, जियोग्राफी के चैप्टर 3 तक हो गई क्लास, तो इसको भी देख लीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में विस्तार से बताया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 10 नंबर पक्का इससे। और झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का जो ये उपन्यास है, सारांश और समीक्षा पूरा मैंने डिस्कस कर दिया, तो आप देख लीजिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये बाकी तो कोर्स जिनको लेना, तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, कोर्स अगर जिनको लेना है तो कोर्स लेने के लिए आपको करना क्या होगा, 91 61 93 60 62, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, इस नंबर पर, और बोलिएगा कि सर जी हमको BA 3rd सेमेस्टर हिंदी साहित्य का कोर्स लेना है, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रकार से कोर्स दे दूंगा, आपके पास एक QR कोड सेंड करूंगा। उस QR कोड पर आपको क्या करना है, गूगल पे, फ़ोन पे या जो भी कुछ भी आप चलाते हैं, आप नहीं चलाते किसी दूसरे से आप करवा दीजिएगा, 100 रुपये आप सेंड करवा दीजिएगा, उस पर मात्र 100 रुपये का कोर्स है, 100 रुपये आप सेंड करवाइएगा और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक। जैसे सेंड करेंगे मैं बता दूंगा कि स्क्रीनशॉट सेंड करना, जैसे आप 100 रुपये सेंड करेंगे, उस पर कुछ भी मतलब कोई भी चलाता हो आपके आरी पड़ोस, जिससे भी आप करवा करके स्क्रीनशॉट बस उससे बोलिएगा कि सर जी बोले हैं कि स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट आप मेरे पास सेंड करवा दीजिएगा। उसके बाद में मतलब आप अपने ही नंबर से उसको सेंड करिएगा, फिर उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप अपना नाम एक बार जरूर बता दीजिएगा, जो भी आप आएंगे कि सर मेरा नाम ये है और मुझे हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, और मैं आपको कोर्स एक प्रकार से प्रोवाइड करवाऊंगा मात्र 100 रुपये में, पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का, ओके। धीरे धीरे क्लासेस हो रही हैं, अभी क्लासेस ज़्यादा हुई नहीं, तो इसको लेकर के परेशान मत होइएगा, PDF नोट्स वगैरह भी उसमें दिए जाते हैं आपको, विस्तार से चर्चा होती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, धन्यवाद।